हेलो बच्चों। मैं आपका दोस्त अजय कुमार शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे थे? केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे ना। तो केमिकल इक्विलिब्रियम का हमने कुछ पोर्शन कवर भी कर लिया था। बेसिक डेफिनेशन हमने इसकी देख ली थी। और क्या देखा था इसमें कि सर इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है। उसके बाद हमने क्या देखा था, केमिकल रिएक्शन देखी थी। केमिकल रिएक्शन को हमने अलग अलग डिफाइन भी किया था। अच्छा, क्या क्या डिफाइन किया था मैंने बताया था आपको कि केमिकल रिएक्शन एक्जोथर्मिक हो सकती है, एंडोथर्मिक हो सकती है, हीट पे बेस करे तो, है ना, हीट पे बेसिक पे। और एक्जोथर्मिक कौन सी होती थी? जिसमें हीट प्रोड्यूस होती थी, ठीक है, हीट इवोल्व होती थी। और फॉर एग्जांपल रेस्पायरेशन, ठीक है, अपने अपन जो भोजन खाते हैं ना, फूड खाते हैं, वो रेस्पायरेशन होता है, ठीक है। और एक दूसरी कौन सी होती है? फोटोसिंथेसिस। वो क्या होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। उसके बाद में बात करूँ तो मैंने बताया था कि रिएक्शन होमोजीनियस भी हो सकती है और हेट्रोजीनियस भी हो सकती है। होमोजीनियस रिएक्शन कौन सी थी? जिसमें जो पार्टिसिपेट ले रहे हैं जो रिएक्शन, उसमें हर एक रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट सेम हो। तो मेरे पास वो क्या थी? एक होमोजीनियस रिएक्शन थी। अगर फिजिकल स्टेट डिफरेंट हो हर एक रिएक्टेंट या और प्रोडक्ट की, जरूरी नहीं है सबकी डिफरेंट हो, अगर किसी एक की भी डिफरेंट हो गई तो क्या होगी? एक हेट्रोजीनियस रिएक्शन हो गई। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है और इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है। सर रिवर्सिबल जो रिएक्शन होती है वो दोनों डायरेक्शन में, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों में वो हो सकती है। जबकि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है वो केवल एक डायरेक्शन में हो सकती है, या तो फॉरवर्ड या बैकवर्ड। हम जनरली उनको फॉरवर्ड मान के ही करते हैं, ठीक है। अच्छा, जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है उनमें क्या होता है? हमेशा इक्विलिब्रियम अटेन होगा, कभी ना कभी इक्विलिब्रियम अटेन होगा। जबकि जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है उनमें कभी भी इक्विलिब्रियम अटेन होने की कोई संभावना ही नहीं है। ये जो इसके मेन मेन पॉइंट थे मैंने बता दिया आपको। इसके बाद मैंने बताया था कि इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टी की बात की थी। तो इक्विलिब्रियम क्या बताया था मैंने आपको कि सर जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, वो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल होती है, ठीक है, बताया था मैंने आपको। अच्छा, और क्या बताया था कि सर कंसंट्रेशन क्या इफेक्ट होता है, कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है इक्विलिब्रियम पे। तो मैंने बताया था आपको कि अगर इधर टाइम ग्राफ हो, टाइम वर्सेज कंसंट्रेशन, मेरे पास ये ग्राफ है, टाइम वर्सेज कंसंट्रेशन मेरे पास ग्राफ है, और ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है, ठीक है। तो ये मेरे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो यहाँ बोल सकता हूँ कि हाँ, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन दोनों एक टाइम पे आने के बाद क्या हो गई? कॉन्स्टेंट हो गई, ठीक है। यानी कंसंट्रेशन बोलूँ तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट की है और ये रिएक्टेंट की मीन्स शुरू शुरू में रिएक्टेंट होंगे, प्रोडक्ट कुछ नहीं होगा। फिर धीरे धीरे रिएक्टेंट एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। और ये केस पॉसिबल है, लेकिन जरूर नहीं है बाल केस पॉसिबल हो। दूसरा केस ही पॉसिबल हो सकता है सर, कैसे? ये ऐसे, ठीक है, ऐसा ही पॉसिबल हो सकता है, ऐसा ही पॉसिबल हो सकता है कि दोनों मीट ही ना करें। बट हाँ, मैं बोल सकता हूँ कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। इसके बाद में क्या होगी? ये कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है, ये कांस्टेंट हो जाएगी। अभी हम एक एग्जांपल से समझेंगे इसको, जैसे कल हमने समझा भी था इसको। और क्या हो सकता है कि सर ये रिएक्शन ऐसे आई और ये रिएक्शन ऐसे गई, ये रिएक्शन ऐसे गई, यहाँ पर कंसंट्रेशन ही है, ध्यान रखना, और इधर भी कंसंट्रेशन ही है। वाई एक्सिस पे क्या है? कंसंट्रेशन है। और इस पे क्या है? एक्स एक्सिस पे टाइम है सर, टाइम। इधर मेरे पास टाइम है। अब ये वाला पॉइंट है ना, वो इक्विलिब्रियम नहीं है, ध्यान रखना। बहुत गलती करते हैं अपन कई बार। ये T1 है और ये T2 है, T2 मतलब इसके बाद में ये कांस्टेंट हुई है, ठीक है, इस पॉइंट के बाद में कांस्टेंट हो गई। तो ये मेरे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन है। ये जो T2 टाइम मैंने लिखा है यहाँ पर, ये है इक्विलिब्रियम पे टाइम, ठीक है। तो मैंने बताया आपको कि इक्विलिब्रियम पे ये कंसंट्रेशन है वो इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। हम इसको समझेंगे एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे मान लो कि मेरे पास कोई एक रिएक्शन है ए, ये दोनों डायरेक्शन में जा सकती है और किसी प्रोडक्ट बी का फॉर्मेशन कर रही है। अब टी इक्वल टू 0 टाइम पे मेरे पास क्या है? मान लो कि इसके मेरे पास 10 मोलर कंसंट्रेशन है, ठीक है। और जब बी तो बना ही नहीं होगा, बी 0 है, ठीक है। अब कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि इसके दो दो मोलर ने इसकी कंसंट्रेशन, मतलब दो मोलर कंसंट्रेशन इसकी रिजेक्ट कर गई, तो इधर क्या बनी? 2 मोलर बन गई, ठीक है।
कुछ टाइम बाद में क्या हुआ, इसकी 3 मोलर रिएक्ट कर गई, तो कितनी बची, 7 बची, और इधर 3 मोलर फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। फिर ऐसे 6 मोलर हुआ और यहाँ पर 4 मोलर हुआ। अब मैंने मान लिया कि ये जो है यहाँ पर मेरे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन आ चुकी है। अब मेरे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन आ चुकी है कि हाँ, अब मेरे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन आ चुकी है। इसका मतलब कि अब यहाँ पर हमेशा 6 मोलर ही रहेगा इधर, और 4 मोलर ही रहेगा इधर, 6 मोलर ही रहेगा, और मेरे पास ये हमेशा 4 मोलर ही रहेगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखो ध्यान से देखो इस वाले पॉइंट को। अब मुझे बताओ, क्या रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी की इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन सेम है? तो मैं बोलूँगा सर नहीं है। तो अगर मैं इसको रिलेट करूँ तो ये मान लो मेरे पास पहला ग्राफ है, ये मेरे पास मान लो पहला ग्राफ है, ये मेरे पास मान लो दूसरा ग्राफ है, और ये मान लो मेरे पास तीसरा ग्राफ है। तो कौन सा ग्राफ इसको बताएगा? सर ये वाला सेकंड नंबर ग्राफ ये बता रहा है इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। ये मेरे पास मान लो पहली कंडीशन हो गई। अगर मैं बात करूँ अब ए इक्विलिब्रियम, बी है मेरे पास कंडीशन, और वही है टी इक्वल टू 0 पे, ठीक है। ये 10 है, 0 है, मोलर है, ध्यान रखना, वो अंडरस्टैंडिंग आपके लिए। यहाँ पर मैं कुछ खर्च हुई, 8 मोलर आया, इधर कितना आया, 2 मोलर, ऐसे खर्च होते थे। ये 5 मोलर आया, यही 5 मोलर हो गया, और ये मेरे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई। तो ये आपने बोल सकता हूँ क्या, क्या बोल सकता हूँ कि सर ये पहला वाला जो ग्राफ है ना, वो इसको सेटिस्फाई करेगा कि दोनों मीट कर गए, दोनों ही कंसेंट्रेशन अब सेम हो गए। अच्छा, आपने एक चीज़ देखी कि इसके ये जो पहला वाला केस था, इसमें अब यहाँ पर कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई, और मैंने बताया था आपको, देखो कि इक्विलिब्रियम पे बाद में क्या होता है, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। तो मेरी बात को सही मान लेना आप, मेरी बात को क्या सही मानूंगे, ये तो पहले से है तो वो चलता आया है, ठीक। तो मतलब अपन सही फट रहे हैं। तो ये वाली बात हो गई। अगर सोचो कि तीसरा मुझे केस देखना है, तो कैसे देखूंगा कि सर ए और बी में इक्विलिब्रियम है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 0 है, ये करता करता 4 हो गया, ये 6 हो गया, 4 हो गया और 6 हो गया, 4 मोलर मान लो और 6 मोलर मान लो, और ये मेरे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ठीक है। ये मेरे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन भी आ गई है। अब देखो ये वाला केस कौन सा बन रहा है? सर ये केस बन रहा है केस नंबर 3, ये बन रहा है केस नंबर 1, और ये बन रहा है केस नंबर 2। अब देखो केस नंबर 1 में मतलब कि ये यहाँ पर 10 थी मान लो, यहाँ पर ये 0 थी, ये 0 से यहाँ तक 6 तक पहुँच चुकी, और यहाँ पर ये 4 तक आ गई है, ठीक है। हालांकि बाद में कांस्टेंट हो गई। तो ये वाला क्या था पॉइंट, यहाँ पर 4 थी, यहाँ पर 6 थी, तो ये कांस्टेंट हो गया यहाँ पर। तो तीनों ग्राफ को मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये मेरे पास कंसंट्रेशन का इफेक्ट था। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे इसके बाद वाला जो पॉइंट है वो एक्टिव मास। एक्टिव मास के बारे में हम पढ़ेंगे। एक्टिव मास क्या होता है? एक्टिव मास, सर एक्टिव मास क्या होता है? एक्टिव मास क्या होता है? एक्टिव मास बोलूं तो सर ये कुछ नहीं होता, बेसिकली एक कंसंट्रेशन होती है, ठीक है। मोलर कंसंट्रेशन, जैसे कि हमने पढ़ा है मोलरिटी, मोलरिटी पढ़ा है हमने, तो वही एक तरह से एक्टिव मास है, ठीक है। तो अगर मैं लिखूं तो मैं इसकी डेफिनेशन कैसे लिखूंगा? एक्टिव मास, एक्टिव मास इज द concentration of reactant, concentration of reactant, ठीक है। एक्टिव मास इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जिसको मैं बोल सकता हूं मोलर कंसंट्रेशन, और प्रेशर ऑफ द गैस एट 1 atm और एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, तो मैंने क्या बोल दिया? ये चीज बोल दी कि एक्टिव मास इज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। अब ये इसको अपन डिनोट करते हैं इस वाले ब्रैकेट से, ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ पर प्रेशर भी लिख दिया, बोला तो मैंने आपको केवल कंसंट्रेशन के लिए लिख दिया प्रेशर भी। तो देखो क्या होगा, मैं जानता हूँ पी बराबर क्या होता है, एन आर टी। पी बराबर क्या होता है, एन आर टी।
अगर मैं P को इधर रखूँ और N/V कर दूँ और RT कर दूँ, तो आप ध्यान से देखो ये क्या बन रहा है, P बराबर MRT। RT यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टेंट। तो बोल सकता हूँ कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। M क्या है, कंसंट्रेशन तो है। मोल अपॉन वॉल्यूम क्या है, कंसंट्रेशन। तो बोल सकता हूँ कि P और M दोनों प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हाँ, कंसंट्रेशन जब मैं प्रेशर भी यूज करूँगा कभी कभी, तो वो बाद की बातें हैं। तो यहाँ पर इसी कारण मैंने यहाँ पर प्रेशर भी लिखा है, ठीक है। बेसिकली हम इस चैप्टर में केवल कंसंट्रेशन और प्रेशर में ही डील करेंगे, और आर की जो वैल्यू हम यहाँ पर लेंगे वो ऑलवेज ध्यान रखना, अपन क्या लेंगे, 0.0821 ATM लीटर। यहाँ से निकालो ATM लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। टेम्परेचर हमेशा हम केल्विन में लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे, मैंने आपको क्लियर कर दिए। अगर मैं यहाँ पर एक्टिव मास को लिखूं, तो एक्टिव मास क्या है, एक्टिव मास क्या है, मोल ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाई वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। तो बेसिकली यही मोलरिटी भी होती थी, बेसिकली यही मोलरिटी भी होती थी। बस डिफरेंट क्या है कि यहाँ पर सोल्यूट के सब्सटेंस है वो सोल्यूट होना जरूरी नहीं है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ये सब्सटेंस सोल्यूट हो। अच्छा, अगर मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ और बोलूँगा आपको कि इनका एक्टिव मास निकाल के बताओ। जैसे मान लो मेरे पास आयरन है 56 ग्राम, 56 ग्राम, तो इसका एक्टिव मास क्या होगा। एक्टिव मास को मैं एफ डिनोट करता हूँ, ठीक है। या आप चाहो तो इसमें एफ ही लिख सकते हो, ठीक है, या ना चाहो तो आप ना भी लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्टिव मास लिखो इसका, तो क्या होगा, मोल, कितना मोल होगा, 56 डिवाइड 56। वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम मान लो कि मैंने 1 लीटर दिया आपको, तो या फिर मान लो V मान लो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1 डिवाइड बाई V, ठीक है। ये मेरे पास सॉलिड के लिए हो गया, आयरन एक सॉलिड है। अब बात करता हूँ मैं लिक्विड के लिए, मान लो मैं H2O के लिए बात कर रहा हूँ। 1 लीटर H2O, इसका एक्टिव मास निकाल के बताओ, तो क्या होगा, ग्राम में बार, मतलब वेट इन ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम, यही होता है। अब इसकी डेंसिटी कितनी होती है वाटर की, 1 ग्राम पर ml होती है, 1 ग्राम पर ml होती है। तो यहाँ से बोल सकता हूँ कि 1 लीटर में कितना होगा, 1000 ग्राम होगा, 1000 ग्राम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राम में वेट कितना हो जाएगा इसका, 1000 डिवाइड बाई मोलर मास कितना है 18 और वॉल्यूम कितना है 1 लीटर। तो मेरे पास आ गया 55.5 m, यहाँ पर m लिख सकते हो आप चाहो तो। तीसरा मैं बात करता हूँ एक्वस सॉल्यूशन का, या फिर अपन पहले गैस की बात कर लेते हैं, गैस की। जैसे मान लो मेरे पास एग्जाम्पल ले लो आपके लिए कि 10 ग्राम, थोड़ा सा ये छोटा दिख रहा है ना, बड़ा दिखते है इसको। ये मान लो मेरे पास कोई गैस है 10 ग्राम H2 गैस इन 10 लीटर, ठीक है। 10 ग्राम H2 गैस इन 10 लीटर, तो क्या होगा, H2 का मोलर मास क्या, H2 का एक्टिव मास क्या होगा, 10 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 10, ये कितना हो गया 1/2, ठीक है, मोलर। अब बात करता हूँ मैं एक्वस सॉल्यूशन की, कि एक्वस सॉल्यूशन मीन्स, जैसे मान लो मेरे पास 40 ग्राम NaOH इन 1 लीटर H2O। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो क्या होगा,
NaOH का एक्टिव मास क्या होगा? 40 डिवाइड बाई 40 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा? 1m। 1m हो गया मेरे पास। अब देखना एक्टिव मास का गेम। अब सोचो मैंने क्या किया, ये मेरे पास मान लो कि फेरस है। फेरस एक तरह सॉलिड है, सॉलिड है। ये मान लो कि फेरस यही है, ये जो मेरे पास पेन टेप का जो पेन है, ये मान लो मेरे पास फेरस है। अगर मैंने इसको आधा काट दिया तो क्या होगा? इसका वॉल्यूम आधा हो जाएगा। आधा हो जाएगा मतलब ये तो है ही नहीं, अब आधा हो गया। वेट भी इसका आधा हो जाएगा। तो अगर मान लो मैंने इसको आधा खर्च कर दिया तो मेरे पास क्या बचेगा? 28 डिवाइड बाई 56 और ये v/2। इसको सोल्व करता हूँ तो मेरे पास 1/v आएगा। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं वाटर की। मेरे पास मान लो कि एक गिलास है जो पूरा भरा हुआ है। मेरे पास एक गिलास है जो कि पूरा भरा हुआ है। अब मैंने उसको आधा पानी मैंने पी लिया उसका। ठीक है, 1 लीटर का गिलास था, गिलास 1 लीटर का था, मैंने उसको आधा पानी पी लिया, यानी आधा लीटर पानी मैंने पी लिया। अब उसमें कितना पानी बचा? आधा लीटर पानी बचा। मीन्स उसमें आधा लीटर पानी बचा और आधा लीटर मैंने पी लिया, तो उसका वॉल्यूम कितना हो गया? सर अगर उसका पहले वॉल्यूम 1 लीटर था तो अब वॉल्यूम उसका सर 500 ml हो गया, यानी आधा लीटर हो गया। तो यहाँ पर देखूँ तो क्या हो जाएगा कि अगर मैंने उसका आधा पानी पी लिया तो 500 डिवाइड बाई 18 इंटू 0.5। पहले 1 लीटर था तो अब कितना बचा है? 0.5। इसको जब मैं सोल्व करूँ तो मेरे पास 55.5 m ही आएगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 10 ग्राम H2 इन 10 लीटर। अब मेरे पास सिलेंडर मान लो, H2 गैस को छोड़ो आप, मेरे पास एक सिलेंडर मान लो। इस सिलेंडर के अंदर एंड कोई भी गैस है, मान लो X गैस है। ठीक है, अब वो X गैस थी, आधी मैंने यूज कर ली, रोटी बनाने में मैंने आधी उसकी गैस यूज कर ली। तो अब क्या होगा कि उसमें जो बाकी जो आधी गैस होगी वो वापस उस पूरे वॉल्यूम को घेर लेगी, क्योंकि गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। ठोस का यानी सॉलिड का और लिक्विड का वॉल्यूम तो फिक्स होता है, बट गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, तो वापस वॉल्यूम उतना ही रहेगा। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर क्या कि सर ये तो आधा खर्च हो जाएगा, यानी ये तो 5 हो जाएगा, बट ये 2 × 10 ही रहेगा। तो ये कितना हो गया सर? ये तो 1/4 हो गया, 1/4 m हो गया। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ ऐसे ही एक्वस की सॉल्यूशन की, तो यहाँ पर क्या होगा सर? 40 ग्राम NaOH था, आपने 20 ग्राम NaOH यूज कर लिया, बट मोलर मास थोड़ी ना चेंज होगा, वो तो कांस्टेंट है। और अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूँ तो वॉल्यूम भी इसका 1 लीटर, भाई वाटर थोड़ी यूज किया मैंने, वाटर उतना रहेगा। तो ये भी सर 0.5 m ही रह गया, 0.5 m ही रह गया। तो यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ कि सर सॉलिड और जो लिक्विड है, सॉलिड और लिक्विड है उनका एक्टिव मास कांस्टेंट है, एक्टिव मास उनका कांस्टेंट है। जबकि एक्वस सॉल्यूशन और गैसीय सॉल्यूशन, यहाँ पर क्या है? एक्टिव मास इनका कांस्टेंट नहीं है। ये जैसे हम उसमें वॉल्यूम में चेंज कर रहे हैं, इनका एक्टिव मास भी चेंज हो रहा है इसके रेस्पेक्ट में। तो मैं बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ? मैं बोल सकता हूँ कि एक्टिव मास ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड आर कांस्टेंट। ठीक है, सो वी टेक देम एज वन यूनिटी। ठीक है, रियल में तो कांस्टेंट होते हैं, लेकिन अपन क्या करते हैं जब रिएक्शन अपन यूज करेंगे, अभी जो आगे अपन फॉर्म यूज करेंगे KC KP, हम तब इनको क्या मानेंगे? सॉलिड और लिक्विड का एक्टिव मास को हम 1 कंसिडर करेंगे। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल समझा भी दिया कि एक्टिव मास इनका 1 की होता है,
और फिर मैं आपको एक फॉर्मूला समझा देता हूँ कि इनका एक्टिव मास 1 ही क्यों, मतलब कांस्टेंट क्यों होता है। 1 तो अपने यूज कर लिया अपने जनरली, मतलब रिएक्शन को आसानी से करने के लिए, बट रियल में एक्टिव मास 1 क्यों होता है। देखो एक्टिव मास क्या होता है, मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम, यही होता है मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम। मोल्स क्या होता है, वेट डिवाइड बाई वॉल्यूम, वेट डिवाइड बाई मोलिकुलर मास इनटू वॉल्यूम। अब मैं अगर ध्यान से देखूं, यहाँ पर कि वेट अपॉन वॉल्यूम क्या है, वेट अपॉन वॉल्यूम क्या होता है सर, डेंसिटी होती है, रो बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। मास मतलब यहाँ पर केमिस्ट्री में वेट और मास दोनों सेम होता है, वो फिजिक्स के अंदर अपन ग्रेविटेशन भी उसमें यूज करते हैं, बट वेट अपॉन वॉल्यूम यहाँ पर क्या होगा, डेंसिटी। तो डेंसिटी डिवाइड बाई मोलिकुलर मास, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखो ध्यान से, मोलिकुलर मास को एम एम लिखेंगे अपन, एम डबल लिखा है मैंने यहाँ पर, एम, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, तो रो एक कांस्टेंट होती है किसी भी एक चीज के लिए, वाटर मान लो या आप एक प्रॉपर्टी, रो एक कांस्टेंट हो, यहाँ पर प्रॉपर्टी है ना। अब यहाँ पर देखूँ तो मोलिकुलर मास ये भी एक फिक्स होता है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, कांस्टेंट, मेरे पास क्या हो गया, कांस्टेंट, ठीक है। भाई वाटर के लिए रो होता है कांस्टेंट और मोलिकुलर मास भी कांस्टेंट होता है, और वैसे ही सॉलिड के लिए भी रो फिक्स हो गया। तो यहाँ पर देखूँ तो मेरे पास एक्टिव मास ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड आर कांस्टेंट, और हम इनको अपनी कन्वीनियंस के लिए अपन इनको यूज एक ही करेंगे। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। तो क्वेश्चन आपके सामने, फाइंड द एक्टिव मास ऑफ 2.2 मिलीग्राम ऑफ CO2 गैस प्रेजेंट इन 10 लीटर कंटेनर। CO2 का एक्टिव मास निकालना है, तो कैसे निकालूंगा सर, मोल्स किस निकालेंगे, 2.2 गुणा 10 की पावर -3, ग्राम में यूज करना है अपने को, मिलीग्राम में है तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपॉन मोलिकुलर मास कितना होता है 32 और 12 44, 44 मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम इन लीटर, तो 10 है, 10 अपन यूज करेंगे, डायरेक्टली यूज कर लेंगे। तो ये मेरे पास क्या होगा, 2.2 गुणा 10 की पावर -3 डिवाइड बाई 44 इंटू 10, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 22 इंटू 10 की पावर -3, और ये ऊपर आएगा तो -1 डिवाइड बाई 44, ये 2.2 है ना। तो मेरे पास क्या हो गया 22 गुणा 10 की पावर -5 डिवाइड बाई 44। इसको मैं अगर सॉल्व करूँ तो मेरे पास हो जाएगा 0.5 गुणा 10 की पावर -5 मोलर, ठीक है। मैं इसको बोलूँ तो 5 गुणा 10 की पावर -6 मोलर मेरे पास ये इसका एक्टिव मास आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। अगला मेरे पास क्वेश्चन है, फाइंड एक्टिव मास ऑफ 1.8 गुणा 10 की पावर 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO3 गैस प्रेजेंट इन 2 लीटर कंटेनर, ठीक है। अब मेरे पास SO3 का एक्टिव मास मुझे निकालना है। मैं जानता हूं 1 मोल SO3 में कितने मॉलिक्यूल होते हैं सर, 1 मोल SO3 में तो 6 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल होते हैं। तो अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि एक मॉलिक्यूल में कितने मोल होंगे सर, 1 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 23 मोल हो गए ऑफ SO3 एक मॉलिक्यूल, ठीक है। अब मेरे पास कितने मॉलिक्यूल है सर, 1.8 गुणा 10 की पावर 24 मॉलिक्यूल है। तो इसमें कितने मोल हो जाएंगे SO3 के सर, 1.8 गुणा 10 की पावर 24 डिवाइड बाई 6 इंटू 10 की पावर 23। इसको मैं सोल्व करूँ तो मेरे पास कितने मोल आएंगे सर, 18 गुणा 10 की पावर 23 डिवाइड बाई 6 गुणा 10 की पावर 23, ये कैंसिल और 6 ये 3 बार कैंसिल, तो 3 मोलर मेरे 3 मोल आ गए मेरे पास। अभी मोलर नहीं आई, अभी मोल आया, ठीक है। अभी कंसनट्रेशन निकालना बाकी है। अभी यहाँ से अगर मैं कंसनट्रेशन निकालूँ SO3 की, तो मेरे पास क्या कंसनट्रेशन आएगी सर, इसकी कंसनट्रेशन आएगी मेरे पास मोल अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है सर, 2 लीटर,
तो मेरे पास इसी कंसंट्रेशन आ गई 1.5 एम। ठीक है, तो हमने देख लिया कि इसी कंसंट्रेशन कितनी होगी, 1.5 एम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड एक्टिव मास ऑफ 5 ग्राम CaCO3 प्रेजेंट इन 2 लीटर कंटेनर। अब मुझे बोल रहा है एक्टिव मास निकालो CaCO3 का। CaCO3 का कितना है, 2 ग्राम है, और इसका मोलिक्यूलर मास कितना होगा सर, 100 होगा, मल्टीप्लाई बाई 2 लीटर। ठीक है, इसको सोल्व करता हूँ तो मेरे पास आएगा 2 डिवाइड बाई 200, 1 डिवाइड बाई 100, और ये आ गया मेरे पास 0.01 एम। ये इसका आंसर हो गया। अगर आपने ऐसा कर दिया तो ये आपको मिलेंगे एग्जाम में 0 नंबर। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, अब ये गलत क्यों है, क्योंकि सर ये CaCO3 है, और हम सभी जानते हैं कि CaCO3 तो क्या होता है सर, सॉलिड होता है। ठीक है, CaCO3 क्या होता है, सॉलिड। अब सॉलिड का एक्टिव मास मैंने बताया था आपको क्या होता है, वो सर कांस्टेंट होता है, और हमने माना था कि हम उसको एक लेके चलेंगे। ठीक है, यूनिट लेके चलेंगे, यूनिटी। तो ध्यान रखना, अगर सॉलिड या लिक्विड पूछ ले, प्योर लिक्विड पूछ ले और प्योर सॉलिड पूछ ले, तो इसका एक्टिव मास हमेशा अपन 1 कंसिडर करेंगे। अगर गैस या मिक्सर पूछेगा या फिर क्या पूछेगा, एक्वस सॉल्यूशन, तब हम क्या लेंगे, एक्टिव मास को हम कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था आपके लिए। नेक्स्ट चलते हैं, अब करेंगे अपन लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन, तो ये मतलब ये नियम, ये रूल क्या है, ये रूल क्या था, ये दिया था वागे की स्पेलिंग नोट सही कर लो, वागे एंड गुलबर्ग ने ये रूल नियम दिया था। इन्होंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, मान लो कि मेरे पास कोई रिएक्शन है ए प्लस बी, और इससे कुछ प्रोडक्ट का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the active mass of reactant. The rate of reaction is directly proportional to the product यानी multiply product of active mass of the reactant. The rate of reaction is directly proportional to the product of the active mass of the reactant to the power their stoichiometric coefficient respectively. यहाँ पर A, यहाँ पर B। ठीक है, यानी क्या किया कि इसकी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट A है उसको इसकी पावर में ले गया, और B है इसकी पावर में ले गया। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन। फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन, इसके लिए क्या होगा, जैसे मान लो मेरे पास कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है ए प्लस बी और ये सी और डी। अगर मैं बात करूं यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगी सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास of the reactant, product of the active mass of the reactant rise to the their respectively stoichiometric coefficient। ठीक है, तो ये हो गया रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, उसको शॉर्ट लिख दूँ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जब मैं प्रोपोर्शनल साइन हटाता हूँ तो मेरे पास एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलता हूँ फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट ए, और ये क्या हो गया मेरे पास बी। अब बात करता हूं मैं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन,
बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये मेरे पास क्या आएगा, अब इस टाइम पे क्या होगा, जब बैकवर्ड रिएक्शन की बात कर रहा हूँ तो ये मेरे पास रिएक्टेंट हो जाएगा और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, रिएक्शन उल्टी चल रही है अब। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी की पावर सी और डी की पावर डी। अब मैं हटाऊं प्रोपोर्शनल साइन को, तो यहाँ पर क्या आएगा, के बी सी की पावर सी और डी की पावर स्मॉल डी। ये वाला सी भी स्मॉल है, ठीक है। और ये रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन मेरे पास आ गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब देखना ध्यान से। अब देखो यहाँ पर ये मेरे पास क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और ये क्या है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इसको मैंने सोल्व किया तो मेरे पास क्या है, के एफ अपॉन के बी, ए की पावर ए स्मॉल ए बी की पावर स्मॉल बी, नीचे क्या आया, सी की पावर स्मॉल सी और डी की पावर स्मॉल डी मेरे पास आया। अब एट इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि के एफ ए की पावर ए बी की पावर बी इक्वल टू के बी सी की पावर सी और डी की पावर डी मेरे पास आ गया यहाँ पर। ठीक है, अगर यहाँ से मैं के एफ अपॉन के बी करूँ, के एफ अपॉन के बी करूँ, ये इधर आ गया तो ये क्या हो जाएगा, सी की पावर सी डी की पावर डी डिवाइड बाई ए की पावर ए और बी की पावर बी। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या होगा, एक कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास क्या होगा, एक कांस्टेंट। इसको मैंने एक नया कांस्टेंट नाम दे दिया, इसको बोलता हूँ मैं के इक्विलिब्रियम। तो ये क्या है, सी की पावर सी डी की पावर डी और ए की पावर ए बी की पावर बी। अभी यहाँ पर मेरे पास जो ए बी सी और डी है, ए बी सी और ये डी है, ये क्या है मेरे पास, एक्टिव मास, एक्टिव मास है। बट एक्टिव मास कहाँ पर, एक्टिव मास एट इक्विलिब्रियम, एक्टिव मास एट इक्विलिब्रियम। मेरे पास ये चारों जो है वो एक्टिव मास एट इक्विलिब्रियम है। ठीक है, अब मैंने पढ़ लिया क्या, कि के इक्विलिब्रियम के बारे में मैंने पढ़ लिया। तो अब मैंने क्या पढ़ लिया, के इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ लिया, के इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ लिया मैंने कि के इक्विलिब्रियम क्या होता है सर, के एफ अपॉन के बी। अब ये जो के इक्विलिब्रियम है मेरे पास, वो मेरे पास दो टाइप का होता है सर। कौन कौन सा सर, एक होता है के सी और सर एक होता है, ये मेरे पास होता है के पी। ठीक है, एक होता है मेरे पास के सी और एक होता है के पी। अब मेरे पास जो ये के सी है वो क्या है सर, ये गैस के लिए डिफाइन है, ये गैस के लिए डिफाइन है, जबकि ये मेरे पास एक्वस सॉल्यूशन के लिए भी डिफाइन। ठीक है, जबकि मेरे पास ये जो केपी है वो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर है ये, तो ये केवल मेरे पास गैस के लिए ही डिफाइन होगा, ओनली फॉर गैस के लिए डिफाइन होगा। जबकि केसी है वो दोनों के लिए डिफाइन होगा। और केसी मैंने पढ़ भी लिया अभी, कि केसी क्या होता है, के इक्विलिब्रियम होता है ना, वो केसी पढ़ भी लिया अभी। कि मान लो कोई रिएक्शन है, जैसे रिएक्शन लिख लेते हैं अपन, मान लो मेरे पास कोई रिएक्शन है M1A प्लस M2B इक्विलिब्रियम विथ N1C प्लस N2D। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो केसी क्या होगा सर, केसी होगा एक्टिव मास ऑफ C पावर N1 एक्टिव मास ऑफ D की पावर N2 डिवाइड बाई एक्टिव मास ऑफ A टू द पावर M1 और एक्टिव मास ऑफ B टू द पावर M2। ये मेरे पास कैसे एक्सप्रेशन हो गया। अगर मैं सेम अगर Kp का एक्सप्रेशन लिखूं तो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ C टू द पावर
N1 मल्टीप्लाई बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ D टू द पावर N2 डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ A टू द पावर M1 मल्टीप्लाई बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ B टू द पावर M2। ठीक है, तो इस तरह से Kp डिफाइन होता है और इस तरह से मेरे पास Kc डिफाइन होता है। अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो ये मैंने यूज किया क्या, एक्टिव मास, इसकी यूनिट क्या होती है सर? एक्टिव मास की तो सर मोल पर लीटर होती है, क्योंकि ये मोलर कंसंट्रेशन ही होती है। ठीक है, तो मोल पर लीटर होती है। अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करूँ प्रेशर की, तो ये क्या होता है सर? ये तो एटीएम में होता है, ये मेरे पास एटीएम में होता है। अब अगर मैं बात करूँ यूनिट ऑफ केसी, यूनिट ऑफ केसी की बात करूँ तो क्या होगी? यूनिट ऑफ केसी बताओ क्या होगी सर? मोल पर लीटर, मोल पर लीटर की पावर N1 प्लस N2 माइनस M1 प्लस M2। ये होगी या नहीं हो बताओ? यही होगी। ठीक है, और अगर मैं इधर बात करूं यूनिट ऑफ Kp, तो इधर भी सेम होगी, ATM N1 प्लस N2 माइनस M1 प्लस M2। ठीक है, ये होगी। अगर मैं लिखूँ इसको तो Kcu क्या लिखेंगे अपन कि सर मोल पर लीटर, और इसको बोलता हूँ मैं जनरली डेल्टा Ng। ठीक है, डेल्टा Ng, और इसको बोलता हूँ मैं Kp को ATM की पावर डेल्टा Ng, ATM की पावर डेल्टा Ng। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर मैंने एक गड़बड़ कर दी, यहाँ पर जी नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर जी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सर यहाँ पर ये तो मोलर कंसंट्रेशन है, जबकि जो ये प्रेशर है ये तो केवल गैस के लिए डिफाइन होता है, जबकि ये गैस के लिए भी डिफाइन होता है और एक्वा सॉल्यूशन के लिए भी डिफाइन होता है। तो डेल्टा एन क्या है यहाँ पर? मैंने बता दिया आपको कि N1 प्लस N2 माइनस M1 प्लस M2 होता है। तो ये हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के दो टाइप देख लिए। अब मैंने आपको बताना भूल गया, क्या बताना भूला नहीं, कि अब बताऊंगा टाइम को। तो ये क्या होता है, मैंने बताया आपको यहाँ पर, ये क्या है? पार्शियल प्रेशर। ठीक है, ये क्या है? पार्शियल प्रेशर। और ये क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी। ये सब गैस है। ठीक है, सी और डी यहाँ पर सब गैस है, ए और बी भी यहाँ पर गैस है, तभी ये डिफाइन हुआ है यहाँ पर। तो मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, अपन नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। जैसे मान लो मेरे पास ये एक कंटेनर है जिसका टोटल प्रेशर कितना है? पी टोटल कितना है सर? 10 ATM है। और सर पी ए मेरे पास एक गैस है जिसका टोटल प्रेशर 4 ATM है, और पी बी मेरे पास कोई दूसरी गैस है जिसका मेरे पास 6 ATM प्रेशर है। ठीक है, तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना है सर? 4 ATM। सर पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कितना है सर? 6 ATM। तो बस यही होता है पार्शियल प्रेशर। अच्छा, मैंने पार्शियल प्रेशर कैसे निकाला सर? अगर मैं निकालना चाहूँ तो पार्शियल प्रेशर में ऐसे निकाल सकता हूँ कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई टोटल प्रेशर। देख लो, ऐसे निकाला मैंने। मोल फ्रैक्शन कितना है सर? ए का 4 डिवाइड बाई 10, मोल फ्रैक्शन तो यही है, मल्टीप्लाई बाई टोटल प्रेशर। तो ये कैंसिल हुआ और ये मेरे पास 4 ATM आया। ठीक है, अगर जैसे मैं अपनी जनरल बात करूं, अपने एनवायरनमेंट में, ये अपना पास एनवायरनमेंट है, इसमें जनरली अपन अगर मोटे तौर पे देखें तो 80% NO2 है, 80% NO2 है और 20% O2 है। ठीक है, और अगर मान लूँ कि टोटल ये 100% है, टोटल ये 100% है, उसमें से 80% ये है N2 है और 20% O2 है। अगर टोटल एनवायरनमेंट में अगर टोटल प्रेशर 1 ATM हो तो
पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 कितना होगा सर 0.8 atm, ठीक है। और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना होगा सर 0.2 atm। पार्शियल प्रेशर किसका होगा O2 का होगा, ठीक है। तो बेसिक डेफिनेशन थी, बता दिया मैंने आपको कि पार्शियल प्रेशर कैसे होता है। तो आप इस चीज़ को नोट कर लेना कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है। मैं लिख देता हूँ आपके लिए अलग से, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया पार्शियल प्रेशर, मेरे पास क्या हो गया पार्शियल प्रेशर। अब बात करता हूँ आगे। अब मेरे पास क्वेश्चन है N2 + 3H2 ये बन रहा है 2NH3। इफ मोल्स ऑफ N2H2 एंड NH3 एट इक्विलिब्रियम आर 2 1 2 रेस्पेक्टिवली, देन टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर 10 atm, देन फाइंड Kp फॉर द रिएक्शन। तो Kp निकालना है मुझे, तो Kp के लिए क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट कौन सा है NH3 टू द पावर देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 मल्टीप्लाई बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 की पावर 3, ठीक है। ये मेरे पास होगा। अब मुझे यहाँ पर पार्शियल प्रेशर दे नहीं रखा, ठीक है, मुझे यहाँ पर पार्शियल प्रेशर नहीं दे रखा। तो मोल ऑफ N2 के मोल कितने दे रखे हैं सर 2 मोल है। सर H2 के मोल कितने हैं सर 1 मोल है। और सर NH3 के मोल कितने हैं सर ये भी 2 मोल है, ये 2 मोल है, ये 1 मोल, ये 2 मोल, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ध्यान से देखा तो क्या हुआ, टोटल प्रेशर कितना है सर 10 atm है। बट मुझे तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर चाहिए, तो पार्शियल प्रेशर कैसे निकालूंगा मैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 क्या होगा 2 डिवाइड बाई 2 + 1 + 2 मल्टीप्लाई टोटल प्रेशर 10। इसको मैंने सोल्व किया तो क्या आएगा 2/5 × 10, 5 2 दूनी 4 atm मेरे पास ये प्रेशर आ गया। इसी टाइप से मैंने H2 का निकाल लिया। H2 का क्या आएगा 1 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 10, तो ये आ गया 2 atm। सेम टाइप से मैंने NH3 का निकाल लिया तो मेरे पास आ गया 2 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 10, तो मेरे पास आ गया 4 atm। इन वैल्यू को मैंने यहाँ पुट कर दिया तो PNH3 कितना था 4, तो 4 का स्क्वायर, N2 कितना था 4 और H2 कितना था 2 का क्यूब। ये हो गया 16, ये हो गया 4 मल्टीप्लाई बाई 2 दूनी 4 दूनी 8, तो मेरे पास आ गया 0.5, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 0.5 की पावर। अब ये इसकी यूनिट में लिखूंगा, यूनिट क्या लिखूंगा बताओ, यूनिट लिखेंगे मुझे तो इसकी, तो यूनिट लिखूंगा मैं कैसे कि सर यूनिट ऑफ केपी मैंने बताई थी आपको, यूनिट ऑफ केपी क्या थी, यूनिट ऑफ केपी क्या थी कि सर एटीएम की पावर डेल्टा एन जी गैसीय मोल। तो क्या होंगे डेल्टा एन जी क्या होगा यहाँ पर बताओ, डेल्टा एन जी होगा मेरे पास प्रोडक्ट के मोल माइनस मोल नहीं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। तो 2 - 4 क्या हो जाएगा -2, तो इसकी यूनिट हो जाएगी ATM -2, ठीक है। तो ये आसान सा क्वेश्चन था, अपन ने इसको सोल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले अपन क्या देखेंगे केसी और केपी में रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, और आज का अपना ये लास्ट टॉपिक होगा केपी एंड केसी में रिलेशन। तो मैंने बताया आपको कि के सी इक्वल टू क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास कोई रिएक्शन है ए प्लस बी इक्विलिब्रियम विथ सी प्लस डी। तो
इसके लिए कैसे क्या लिखूंगा मैं सर, इसके लिए कैसे हो जाएगा सी की पावर सी मल्टीप्लाई बाई डी की पावर डी। राइटिंग यार सही नहीं हो रही, राइटिंग गड़बड़ी हो रही है कुछ। डी की पावर डी डिवाइड बाई ए की पावर ए और बी की पावर बी। ये मेरे पास कैसी हो गया, और सेम टाइप से मेरे पास के पी हो जाएगा। के पी क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की पावर सी पार्शियल प्रेशर ऑफ डी की पावर डी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की पावर ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की पावर बी। अब मैं यहाँ पर देखूँ तो मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ सर, सर मैं जानता हूँ कि पी वी इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी। तो सर P इक्वल टू क्या होगा, मोल्स अपॉन वॉल्यूम आर टी। मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या होगा सर, एम आर टी, और ये क्या होगा पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो अगर मैं P को रिप्लेस कर दूं एम आर टी से तो मेरे पास के सी और के पी में रिलेशन बन जाएगा, के पी और के सी मेरे पास रिलेशन बन जाएगा। तो मैं देखो के पी को कैसे लिखता हूँ, अब लिख रहा हूँ मैं के पी को, तो के पी क्या होगा सर, पी सी है तो एम सी की पावर सी, या जो एम सी है वही तो है ये, तो सी को बोल सकते अपन कन, ये यार वो ये क्या हो जाएगी, सी है एक तरह से। एम सी मतलब मोलर कंसंट्रेशन ही तो है, तो मोलर कंसंट्रेशन को अपन ऐसे लिखते हैं सी, सी की पावर सी और आर टी की पावर भी सी। सेम टाइप से डी की पावर डी और आर टी की पावर भी डी। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ए की पावर ए आर टी की पावर ए बी की पावर बी और आर टी की पावर बी। ठीक है, इसको मैं जब सोल्व करता हूँ तो क्या बनेगा मेरे पास सर, सी की पावर सी और डी की पावर डी और आर टी की पावर सी प्लस डी। ठीक है, नीचे देखो तो ए की पावर ए सर बी की पावर बी और आर टी की पावर क्या हो जाएगा सर, ए प्लस बी। इसको जब मैं सोल्व करता हूँ मेरे पास क्या बनेगा, के पी इक्वल टू, यहाँ तक देखूँ तो क्या बन गया सर, तो के सी बन गया, तो के सी आ गया है मेरे पास आर टी, और डेल्टा एन जी क्या होता है, डेल्टा एन जी क्या होता है, यहाँ पर देखो तो रिएक्शन में सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी होगा, प्रोडक्ट के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट माइनस रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी हो रहा है, तो यहाँ पर मैं इसको डेल्टा एन जी भी बोल सकता हूँ, डेल्टा एन जी। ठीक है, यहाँ पर डेल्टा एन जी को बोलूँगा मैं डिफरेंस बिटवीन गैसियस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। लेकिन करना किसे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, कभी भी रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट नहीं करना। ठीक है, या मैं इसको थोड़ा अच्छी तरह लिखता हूँ, क्या होगा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ गैसीय मोल माइनस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट ऑफ गैसीय मोल। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो मेरे पास क्या हो गया, के पी इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी हो गया। अब मैं इसको अलग से बताता हूँ आपको कि इसमें 3 केस बन सकते हैं। ओ स्लाइड खत्म हो गई।
स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मेरे पास 3 केस बनेंगे। पहला केस, पहला जो मेरे पास केस बनेगा वो क्या, कि डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 हो। जैसे PCl5 बन रहा है, ये ध्यान रखना यहाँ पर गैस में है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। तो यहाँ पर डेल्टा एन जी क्या है सर, 2 - 1 सर 1 है। तो यहाँ पर Kp और Kc में रिलेशन क्या होगा सर, Kp इक्वल टू Kc RT की पावर 1। तो यहाँ से बोल सकता हूँ कि Kp इज ग्रेटर देन Kc। ठीक है, दूसरा पॉइंट ले लेता हूँ मैं। जब मेरे पास डेल्टा एन जी नेगेटिव हो, डेल्टा एन जी नेगेटिव, और जैसे एग्जांपल के लिए N2 प्लस 3H2, ये गैस है और ये भी गैस है। ये क्या बना रहा है सर, ये 2NH3 का फॉर्मेशन कर रहा है, 2NH3 का फॉर्मेशन कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर डेल्टा एन जी देखूँ तो क्या हो जाएगा सर, 2 - 4, ये -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर Kp क्या होगा, Kp बराबर Kc RT की पावर डेल्टा एन जी जो कि -2 है, तो Kp इक्वल टू Kc RT की पावर 2। तो यहाँ पर Kc इज ग्रेटर देन Kp हो गया, Kp इज ग्रेटर देन Kc हो गया। तीसरा पॉइंट, जब मेरे पास डेल्टा एन जी 0 हो जाए, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई रिएक्शन है H2 गैस प्लस I2 गैस, ये क्या बना रही है 2HI। तो यहाँ पर डेल्टा एन जी क्या है सर, 2 - 2 इक्वल टू 0। तो Kp बराबर Kc RT की पावर 0। तो क्या बन जाएगा, Kp इक्वल टू Kc। मैं बोल सकता हूँ कि Kp बड़ा भी हो सकता है Kc से, Kc छोटा भी हो सकता है, और Kc के इक्वल भी हो सकता है। ये तीनों केस पॉसिबल है। एक चौथा स्पेशल केस, आपके लिए, व्हेन R इज इक्वल टू 1/T। अब देखो Kp इक्वल टू क्या होता है, Kc RT की पावर डेल्टा एन जी। तो Kp इक्वल टू क्या होगा, Kc R क्या है 1/T के इक्वल, R क्या है 1/T के इक्वल, और ये T डेल्टा एन जी। ये कैंसिल हुआ तो क्या बचा, Kp बराबर Kc 1 की पावर डेल्टा एन जी। तो यहाँ से बोल दूँ Kp इक्वल टू Kc, Kp इक्वल टू Kc फॉर एनी वैल्यू ऑफ डेल्टा एन जी। अब यहाँ पर डेल्टा एन जी कोई सी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, तो ये तो हमेशा ट्रू है। यहाँ पर जो मैंने लिखा है T बराबर 1/R, ये कब होता है 12.18 केल्विन पे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आगे इससे आगे वाला पोर्शन है वो हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इस सभी जो अब तक मैंने पढ़ा दिया आपको, उन सभी का आप रिविजन करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।